सो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड पार्ट। तो देखिए बच्चों, कल हमने यहाँ पर तक कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे थ्री डायमेंशन मोशन तक हमने पढ़ लिया था। आज आपके टॉपिक में पहले हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज हमने पढ़ने हैं, जैसे कि वेलोसिटी क्या होती है ना, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर पहले स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बताते हैं कि व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये चीज़ सब में काम आएगी, है ना। तो देखिए, पहले हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। पहले हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी, तो देखिए बच्चों, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वांटिटी क्या चीज़ होती है फिजिक्स में। हर एक चीज़ को क्वांटिटी, जिसको भी हम मेजर कर पाएँ तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। जो भी मेजरेबल थिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। तो अब क्वांटिटी जितनी भी हमारी पूरी फिजिक्स में क्वांटिटी है, या पूरी दुनिया में हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी हैं, वो दो ही तरह की होती हैं। उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोलते हैं वेक्टर। तो स्केलर के पास क्या होता है, एक ऐसी चीज़, यानी कि स्केलर के पास क्या होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसके पास डायरेक्शन डायरेक्शन जिसके पास ये दोनों ही चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। चलो पहले मैं स्केलर भी बताता हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल एक साथ देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि एक बंदा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई बंदा है, मान लेते हैं ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है। एक बंदा एक ब्लॉक को यहाँ पर से धक्का मारता है, ठीक है। धक्का मारता है और वो इस ब्लॉक को बिल्कुल आगे की डायरेक्शन में ले जाता है। तो अब ये मैंने उसको यहाँ पर एक डायरेक्शन दे दी कि तू ईस्ट की तरफ को इस ब्लॉक को ले जा, ईस्ट की तरफ को। तो अब वो देखिए इस पे धक्का मारता है, यानी कि उसने कुछ यहाँ पर फोर्स लगाया है और यहाँ पर उसको एक डायरेक्शन भी दी है। तो यानी कि उसने एक फोर्स लगाया है और उसने एक डायरेक्शन भी दी है, तो हम इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ओके, जैसे इसका और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मैं जैसे कि अगर एक कहता हूँ कि ये एक पर्सन का घर है, ठीक है, ये उसका है होम, ठीक है। यहाँ पर कोई एक बंदा है, मान लेते हैं ये कोई एक बंदा है, ओके, ये कोई बंदा है। अब मैंने कहा कि उसको 5 किलोमीटर चलना शुरू कर, मैंने उससे कहा 5 किलोमीटर चलना शुरू कर। तो उसने वो 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। तो अगर मैं कहता हूँ कि उसको 5 किलोमीटर जा, अब वो 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा, तो उस टाइम जो ये चल रहा है, तो वो क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैंने उनसे उससे कहा कि 5 किलोमीटर स्कूल, ये अपने घर की डायरेक्शन में जा, घर की डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे जो ये 5 किलोमीटर होगा और उसको मैंने एक डायरेक्शन भी दी, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो स्टूडेंट हम क्या कंक्लूजन पे आते हैं अल्टीमेटली कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड मतलब कि उसके पास कुछ वैल्यू होगी, एज वेल एज डायरेक्शन। अगर कोई किसी के पास ये दोनों चीज़ें होती है तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमारे पास खाली इसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखिए बच्चों, कुछ लोग डायरेक्शन को सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से समझते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता डायरेक्शन। डायरेक्शन तुम्हारा, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, ये भी एक डायरेक्शन है। अगर कोई हम कहते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो ये भी एक डायरेक्शन है। या मैं कह सकता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे को गिर रहा है, तो ये भी एक डायरेक्शन है, अप टू डाउन। कहने का मतलब है, डायरेक्शन का मतलब होता है कि उसको हम पर्टिकुलर एक वे देंगे, यानी कि एक रास्ता बताएंगे कि हमको उस चीज़ को यहाँ को ही चलना है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर, यानी कि तभी जाके हम उसको डायरेक्शन बोलेंगे। तो डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इनके बाद डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ओके, तो अब देखते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ वेक्टर क्वांटिटी की, अगर मैं एग्जांपल बताऊँ कुछ वेक्टर क्वांटिटी का, तो जैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है तुम्हारा फोर्स, है ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या, सॉरी, हाँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स में क्या होता है कि हम उसको एक डायरेक्शन देते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है। या फिर हम कह सकते हैं वेट, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। वेट क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट की एक डायरेक्शन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको हमेशा उसमें ग्रेविटी नीचे को ही लगती है, और ग्रेविटी की वजह से ही वेट आता है। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसकी वजह से वेट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। वहीं पर हम जो मास होता है, मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बस क्वांटिटी होती है, तो मास को यहाँ पर क्या बोल देते हैं, स्केलर। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिए,
नाउ स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर आगे के जो कुछ टॉपिक हैं उनमें हमेशा कुछ क्वांटिटीज़ को कंपेयर करके पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, है ना, एक्सलेशन, रिटार्डेशन, इस तरह से हम कुछ चीज़ों को डिफरेंस करके पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस क्या चीज़ होती है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? देखो, डिस्टेंस को हम बोलेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, या टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या कहा मैंने? टोटल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कह देते हैं, चलो, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस को अगर हम और इजी लैंग्वेज में कहें तो मैं इसको और इजी लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूँ कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एनी बॉडी, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि आप जो है, आप यहाँ किसी एक पॉइंट पे हैं, ए पॉइंट पे, और आपको जाना है बी पॉइंट पे। अब मान लो आप पहाड़ों में रहते हो, है ना, तो आपको अगर पहाड़ों पे रहना है तो स्ट्रेट लाइन तो आपको मिलेगी नहीं, स्ट्रेट रोड तो मिलेगी नहीं, आपको घूम फिर के जाना पड़ेगा। या फिर आपका घर यहाँ है, आपको यहाँ पर घर के सामने बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, तो आपको घूम के जाना पड़ेगा। तो आप इस ए से लेकर बी तक जाने के लिए इस तरह से आप रास्ते का इस्तेमाल करते हो, इस तरह से जा रहे हो। तो डिस्टेंस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करके गया है वो है आपका डिस्टेंस। मान लो आपके जो ए से लेकर बी तक आपको जाना था, तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ए टू बी की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, हो सकता है ये 1 किलोमीटर हो, लेकिन आप जब घूम के जा रहे हो इस तरह से तो हो सकता है 3 किलोमीटर हो, है ना। तो ये वाली जो पाथ है, ये जो 3 किलोमीटर जो ये चल रहा है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी बॉडी। तो जो ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर क्या चीज़ है? ये 1 किलोमीटर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। दो जो हमारे जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चाहे उनके बीच में ऑब्स्टिकल हो ना हो, डजंट मैटर, हम मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। किसी किसी केस में आपका डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जब ये डिस्टेंस ऐसे ना चल के इसी के ऊपर चले, तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं। तो अब चलो हम डिस्प्लेसमेंट की पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, देखिए वैसे ये वाले जो टॉपिक हैं आपके, ये तो आपने छोटी क्लासेस यानी कि 9th क्लास में पढ़े होते हैं, है ना। चलिए आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इसकी जो डिस्टेंस, उसकी जो डायरेक्शन ली जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, ओके, इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखिए, आपको ये डेफिनेशन थोड़ा लॉन्ग जरूर लग रही होगी, लेकिन है बहुत आसान। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए टू बी जाने पर जो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल इसने किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और जो इसने एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? जो डिस्टेंस होती है ना, ये आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगी, इसमें डायरेक्शन कहाँ को आ गई? तो जो डायरेक्शन है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, यही एक डायरेक्शन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जो यहाँ पर ए टू बी से हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तभी हमको शॉर्टेस्ट पाथ मिल पाएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन है ये खुद एक डायरेक्शन का काम करती है, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो स्टूडेंट, इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ जिससे तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल इस तरह से एक सर्कल में ट्रैवल करता है। मान लो ये पी पार्टिकल, पी यहाँ से स्टार्ट होता है और इसने पूरा एक चक्कर लगाया यहाँ तक आने में। तो मैं अगर बोलूँ कि ये जब एक पूरा चक्कर लगा के, इस तरह से चक्कर लगा के ये पी पॉइंट पर दोबारा आ जाता है,
तो इसका यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होती है, इसकी मान लो डिस्टेंस कितनी होती है, और मैं पूछता हूँ यहीं पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियली वो यहाँ से गया था और फाइनली यहाँ पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बताता है क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। लेकिन डिस्टेंस ये पूरा हुआ जितना वो चला है, डिस्टेंस ये पूरा हुआ जितना वो चक्कर चला है। अब इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये तुम्हारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, तो 2πr का है, तो आ जाएगी डिस्टेंस, इसकी रेडियस पता होनी चाहिए बस। बस यहाँ पर उसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा और हमारी जो डिस्टेंस है वो निकल जाएगी। तो स्टूडेंट हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है आपकी, वो जो डिस्टेंस होती है आपकी वो हमेशा पाथ पे डिपेंड करती है, पाथ डिपेंडेंट होती है। जैसे देखिए, ये मैंने कहा कि ये आपका एक्चुअल पाथ था, यहाँ से आपको ऐसे चलना था, तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, और ये आपकी डिस्टेंस है ना, सॉरी ये आपकी डिस्टेंस है और नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट है। कहने का मतलब है जो डिस्टेंस होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, पाथ पे डिपेंड करती है हमारा एक्चुअल पाथ क्या है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पकड़ता है और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देख लेता है ना। ओके स्टूडेंट, वन मोर पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो वाइल द डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीन के तीन तरह की चीज़ें होती हैं, तीन के तीन तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर खड़े हो, ऊपर से कोई बॉल आ रही है ना, तो आपके और इसके बीच की, इस पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस हो रही है वो डिक्रीज होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिक्रीज होते जा रहा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। स्पेशली डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव हम किस केस में कहते हैं, जब मान लो एक गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी ने ब्रेक मारा तो उसका फ्रिक्शन अपोजिट हो जाता है ना ब्रेक मारते ही, तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाता है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऑल्सो। बट जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे इसको हमेशा हम पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते चलेंगे, है ना। तो डिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो ही होगी, है ना। और एक और चीज़, लास्ट पॉइंट, जो डिस्टेंस होता है आपका हमेशा, जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है और हमेशा ज़्यादा भी हो सकती है। इस तरह से उसका यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि डिस्टेंस आपकी बड़ी भी हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं होती है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं होती है। सो स्टूडेंट, अब आपका अगला टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए स्पीड क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम, इट इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। मतलब कुल मिला के क्या होता है, जैसे हमने छोटी क्लास से इसी पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू आपकी क्या होती है, स्पीड अगर मैं कहूँगा तो वो होती है आपकी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड बोल देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पीड, और इसकी डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ रखी है। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम, इट इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है। मतलब सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड, रेट का मतलब होता है चेंज, रेट का मतलब होता है चेंज, कि डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, और जो स्पीड होती है हमेशा किसके साथ रिलेटेड होती है, डिस्टेंस के साथ रिलेटेड होती है। ओके, उसके बाद इस स्पीड की एक और खासियत होती है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, एक तो इसका ये फॉर्मूला भी आ गया विद डेफिनेशन, और इसकी जो यूनिट होती है उस मतलब सॉरी जो इसको ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट ये है कि ये हमेशा, जैसे डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता था, जीरो होता था, लेकिन नेगेटिव नहीं होता था, एग्जैक्टली सेम स्पीड भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है, बट नॉट नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव नहीं हो सकता, ये दो चीज़ें हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हमारे पास कुछ खास चीज़ें थी स्पीड के बारे में, ठीक। अब देखिए ये तो हमारे क्लास 9th का ही टॉपिक है, इतना हमारा क्लास 9th में ही हमने पढ़ लिया होता है ना, या छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होता है, 7th 8th में बहुत बार पढ़ा होता है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 11th में एक्स्ट्रा क्या है वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम नया यहाँ पर पॉइंट पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज
स्पीड। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये भी हमने 9th में पढ़ लिया है, बट देखिए इसमें कुछ हम इसको अलग तरीके से इसको शो करने की कोशिश करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम। यानी कि एवरेज स्पीड क्या होता है, इसको वी एवरेज लिख देंगे हम। तो टोटल डिस्टेंस एग्जांपल के लिए मान लो कि टोटल डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि मान लो वो एक आदमी यहाँ से यहाँ गया है और उसने इसमें डेल्टा टी टाइम लगाया है इसको चलने में, तो हम इसको बोलेंगे कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जहाँ पर एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है? टाइम, है ना। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एक्चुअल में डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, है ना। तो उसने कितना उसकी डिस्टेंस में चेंज आया है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो जैसे इसका डेल्टा का थोड़ा सा और अच्छे से मैं इसको बताऊं तो इसको कैसे कर सकते हैं। मान लो एक आदमी चलते जा रहा था, पता नहीं कहाँ से चलते हुए आ रहा था और पता नहीं कहाँ को जा रहे हैं, है ना। हमको इसकी स्पीड को निकालना है। तो अब ये आदमी जब चल रहा था, पता नहीं कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा था, तो मैंने क्या हुआ कि जब ये आदमी यहाँ पर चला था तो मैंने टाइम ऑन कर दिया, वैसे भी टाइम भी चलते रहता है ना, टाइम भी कंटिन्यूस चलते रहता है। तो अब मैंने यहाँ से टाइम उसका काउंट करना शुरू कर दिया और यहाँ तक मैंने काउंट करना शुरू कर दिया, और वो आदमी ना तो यहाँ से रुका है, चलते जा रहा, और मैंने बीच में अपना टाइम मशीन ऑन कर दिया और मैंने इतनी डिस्टेंस उसकी देख ली। तो एक्चुअल में यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, इसका देख रहा हूँ मैं डिफरेंस, कितना वो चला है स्टार्टिंग से लेकर, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डिस्टेंस थी 20, है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसकी डिस्टेंस थी 5। तो मैंने कहा कि उसको कितने का चेंज आया, उसकी डिस्प्लेसमेंट में कितने का चेंज आया, तो हम कहेंगे कि 20 माइनस 5 15। तो डेल्टा एस इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कुल मिला के डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज, डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज, है ना। और डेल्टा टाइम का मतलब भी होता है चेंज। डेल्टा टाइम आप चेंज क्यों लिया हमने, क्योंकि टाइम भी कब से चलते जा रहा था, हमने एक बीच का एक पार्ट उठाया, तो जो पार्ट होता है एक छोटा सा उसको बोलते हैं चेंज, इसको बोलेंगे डेल्टा टी, है ना। तो जब भी हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। कुछ नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, बट चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, इस तरह से हमारा उसको पढ़ा जाता है एवरेज स्पीड को, है ना। बाकी कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे एवरेज स्पीड को काउंट करने की। मैं इसको जरा सा कुछ क्वेश्चन से एक छोटा सा डेरिवेशन, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट टाइप का आएगा। मान लेते हैं इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स S1 S2 S3 डिस्टेंस एक्सेट्रा विद स्पीड V1 V2 V3, ठीक है। मान लो एक आदमी जो है यहाँ को चलना शुरू करता है, उसने स्टार्टिंग में इतनी डिस्टेंस जो ट्रैवल की है उसमें उसने S1 डिस्टेंस ट्रैवल की है ना। इतनी डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल की इसको मैं बोल देता हूँ S2, इतनी डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल की इसको बोल देता है S3। इस तरह से वो चलते जा रहा है आगे को, है ना। और जो उसकी स्पीड थी उसको मैंने V1 कह दिया और इसको V2 कह दिया इस पोर्शन के लिए, इसको V3 कह दिया इस पोर्शन के लिए। ओके, देखिए एक बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर सा एक इसका कंक्लूजन आएगा जो आपका न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए बिल्कुल इसको अच्छे से देखें। क्या काम है, एक पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है और आगे को चलते रहता है, मान लो यहाँ तक बोल देता है, चलो S4 तक चला हुआ है ना, और यहाँ पर वेलोसिटी है उसकी V4। देखिए S को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर डिस्टेंस, S को मैं यहाँ पर किससे डिनोट करता हूँ, डिस्टेंस से। S का मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है, और V का मतलब है स्पीड, क्योंकि फिजिक्स में जनरली S को डिस्टेंस से ही शो किया जाता है ना। तो मैंने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट से, इसको चलो नाम भी देता हूँ मैं ABCDE। तो A से B जब हो गया तो उसने S1 डिस्टेंस ट्रैवल की, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम उसकी वेलोसिटी थी V1। मान लो बाइक लेके जा रहा है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की V1 वेलोसिटी से, V1 स्पीड से। फिर अगली जो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल की वो V2 स्पीड से ट्रैवल की। फिर अगली कुछ डिस्टेंस उसने जो S3 ट्रैवल की वो V3 से ट्रैवल की। फिर अगली कुछ डिस्टेंस उसने S4 V4 से ट्रैवल की। तो अब देखिए हमारे पास, देखिए इसका एवरेज डिस्टेंस हम कैसे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, देखिए वो क्या चीज़ है, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो देखिए वी एवरेज स्पीड, पहले हम सबकी डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, क्योंकि मुझे टोटल उसकी स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड कहते हैं जिसको, क्योंकि इसकी स्पीड जो है ना अलग अलग है, हर पॉइंट पर अलग अलग है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। तो उसने पहले डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस, है ना। अब अपॉन आना चाहिए टोटल टाइम, लेकिन टाइम तो हमको दिया ही नहीं है ना, टाइम तो हमको दिया ही नहीं है। लेकिन हम टाइम इन दोनों से कैलकुलेट करेंगे। कैसे टाइम इन दोनों से कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ते हुए फॉर्मूला है। तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका T1 कहूँ इस पोर्शन के लिए, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्टेंस को किससे ले रहा हूँ, S से, स्पीड को किससे ले रहा हूँ,
v से। इस पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस s2 ओवर स्पीड v2 प्लस s3 ओवर v3 s4 ओवर v4। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा जब टाइम गिवन नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको देखिए, एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं, क्विक जल्दी से देखते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नई चीज़ है, आपने शायद नाइन्थ में इस लेवल का नहीं पढ़ा होगा। तो इसको देखते हैं फिर से। मान लो एक पर्सन यहाँ से यहाँ जाता है, मान लो ए बी सी और डी पॉइंट तक इस तरह से जा रहा है ना। जो उसने यहाँ पर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस इसको कह दिया मैंने S1। अब यहाँ पर डिस्टेंस को S1 से डिनोट करेंगे, ये आप पहले ही समझ लो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गया S2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक गया S3। जब वो ए से बी जा रहा था तो उसकी जो स्पीड थी वो थी v1, बी से सी उसकी स्पीड थी v2 और सी से डी उसकी जो स्पीड थी वो थी v3। अब क्या हो जाएगा, हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो देखिए अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, S1 S2 S3 उसकी डिस्टेंस होगी, S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों को जोड़ दिया, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा डिस्टेंस है, देखिए ये हमारे पास है डिस्टेंस और ये हमारे पास है स्पीड, है ना। फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम इक्वल टू आ गया डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो फर्स्ट के लिए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड प्लस डिस्टेंस ओवर स्पीड प्लस डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये हमारे पास आ गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब जैसे मैंने पिछली बार में 4 टर्म लिए थे, इसमें मैंने 3 टर्म लिए, तुम 2 ही टर्म ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फॉर्मूला एक जैसा आएगा, है ना। मैंने 4 टर्म लिए तो प्लस S4 अपॉन S4 प्लस V4, इस तरह से अलग अलग नए टर्म ऐड हो जाएंगे। बट हमारे पास जैसे मैंने दो ही यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस ली, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। तो वो डिपेंड करता है हम कितने उसका मैं कितने उसके टुकड़े कर रहा हूँ, है ना, उस पर डिपेंड करता है। बाकी हमारे पास कुछ इस तरह का कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपका एवरेज वेलोसिटी का एक क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जैसे देखिए आपका कोई एक बच्चा ए से लेकर बी तक जा रहा है ना, ये ए से लेकर बी तक ट्रैवल करता है और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है तो उस टाइम पे इसकी स्पीड होती है 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जब ये वापस आ रहा बी टू ए आ रहा तो उस टाइम पे इसकी स्पीड हो जाती है 60 मीटर पर सेकेंड। तो वो पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो कुछ लोगों का इसका आंसर आ जाता है कि दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 50। बट इट इज़ अ रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है, क्योंकि इसका आंसर ऐसे नहीं निकलता है। देखिए जो हमारा ये ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट आया था वी एवरेज वाला, ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, एक बार देख लीजिए। वी एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2, है ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, वी एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 ओवर V1 प्लस S2 अपॉन V2। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, जहाँ पर S होती है डिस्टेंस और V होता है स्पीड, और ये एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला है। तो V एवरेज इक्वल टू, अब देखिए S1 S2 क्या है, हमारे पास होती है डिस्टेंस, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है। मान लो A से लेकर B तक की डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ X, है ना, तो B से लेकर A तक की डिस्टेंस भी X ही होगी, इसको मैंने X मान लिया, मान लो, है ना। तो S1 की जगह पर डिस्टेंस की जगह मैंने रखा X प्लस, और S2 को भी कितना रखना पड़ेगा, X ही रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय S1 अगेन कितना आ गया X डिवाइडेड बाई V1 कितना है देखो, अब वेलोसिटी कितनी है यहाँ की 40, है ना, 40 प्लस फिर से S2 कितना आ जाएगा X और यहाँ की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 40। ओके, अब यहाँ पर से देखो ऊपर वाला ऐड होके तो 2x आ गया, डिवाइडेड बाई ऊपर वाला ऐड होकर हमारे पास 2x आ गया। अब डिवाइडेड बाय देखिए इसका नीचे ही एलसीएम ले लेते हैं, इनको दोनों का एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा 40 × 60 और ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 60x प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 40x, है ना। नीचे एलसीएम ले लिया मैंने, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई और इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, 2x डिवाइडेड बाई इसको कर देते हैं 100x, है ना। और इसको जो ये वाली चीज़ है, क्योंकि 60x प्लस 40x ये तो 100x हो गया, 40 × 60 हो गया 6 को 24, 24 0 0 ऊपर ही लगा देते हैं, यानी कि इस चीज़ को घुमा के मैं ऊपर ले आया। ओके, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दिया हमने, है ना, और एक x से x भी कट गया, तो 2 × 24 बचा आपके पास 2 × 24, तो आपके पास टोटल आंसर आ गया 48 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमको वहाँ लग रहा था कि 50 मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन आंसर आ गया 48 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज़ है ये, एवरेज स्पीड, 48 मीटर
पर सेकेंड, दिस इज योर एवरेज स्पीड। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, ये तो हमने निकाल दी। लेकिन अगर हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाती है, अगर मान लो वी एवरेज वेलोसिटी को भी मैं वी एवरेज लिखता हूँ, तो उसने ऊपर डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की है, क्योंकि वेलोसिटी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया और वापस इसी पोजीशन पर आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, 0। अब डिवाइड में कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 डिवाइडेड बाय टाइम कर देते चलो, तो आंसर आ गया 0। यानी कि इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 और एवरेज स्पीड आ गई 48 मीटर पर सेकेंड। आई होप आंसर आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अब आज देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि जब अगर मान लो आप किसी बस पे बैठे हो, आप जो बस चलाने वाले हो उसके जस्ट बगल पे बैठे हो और बस चल रही है और अचानक से आपने स्पीडोमीटर जो होता है जहाँ पर जो स्पीड दिखाता है उसकी तरफ को देखा, तो उसकी स्पीड थी मान लो 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपने एक झलक देखा और उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो फिर उसके बाद आपने नजरें हटा ली उसमें से, तो आपने क्या हुआ, एक बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए स्पीडोमीटर को देखा। तो जो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए जो आपने स्पीडोमीटर में जो स्पीड देखी है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वर्ड किससे निकल रहा है, देखो स्टेंट, स्टेंट से, स्टेंट का मतलब होता है जिसके एक क्षण भर, एक पल भर के लिए, है ना। तो अब इसको फिजिक्स में कैसे देखेंगे जरा देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब हम किसी पार्टिकल की स्पीड को देखते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, उसकी स्पीड को देखते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर देखिए यहाँ पर, इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो देन द एवरेज स्पीड बिकम इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ऐसा करके बताया था ना मैंने, है ना। जो स्पीड होती है वो होता है v इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ऐसा करके हमने पढ़ा था। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है कि जब आपने उस स्पीडोमीटर में देखा है तो आपने जो उस स्पीडोमीटर को देखा वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए देखा है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए। वो इतना छोटा टाइम है कि वो टाइम लगभग जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ को बढ़ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं 0.0001 सेकेंड, इतना छोटा हो सकता है एक सेकेंड का पार्ट, एक सेकेंड का भी इतना छोटा पार्ट हो सकता है, जीरो नहीं है, जीरो की तरफ को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करना मतलब कि लगभग जीरो ही है बट जीरो नहीं है, ये कह सकते हैं। मतलब जीरो से थोड़ी सी हल्की सी बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे टाइम पे जब हम ये डेल्टा टी को कहते हैं कि डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना। और उस केस में जो आपकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि जब टाइम जीरो की तरफ को टेंड करता है, ये थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। जब टाइम आपका जीरो की तरफ को टेंड करता है तो उस टाइम पे जो डेल्टा होता है वो बन जाता है डी, डी का मतलब होता है स्मॉल, और ये डेल्टा अगेन बन जाता है डी, और ये डी किसकी तरह है, एग्जैक्टली आपका जैसा डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन का जैसा फॉर्मूला बन गया। ओके, फिर से सुनिए एक बार इसको थोड़ी अलग लैंग्वेज में। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, जब अगर तुम किसी चीज की स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हो विद अ वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही छोटे टाइम को लेके, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस टाइम पे जो आपका स्पीड का फॉर्मूला जो पहले होता था v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे केस में ये डेल्टा बन जाता है डी, अगेन नीचे वाला डेल्टा भी बन जाएगा डी। कब, जब डेल्टा टी किसकी तरफ को अप्रोच कर रहा होगा, जीरो की तरफ को। अप्रोच मतलब कि उसकी वैल्यू जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो से थोड़ी सी बड़ी है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, देखिए बच्चों, इसका कोई हम ऐसा पर्टिकुलर अभी एग्जांपल तो दे नहीं सकते, लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है जनरली कि आपका कोई भी चीज़ आराम से डिफ्रेंशिएट हो सके। हम इसको बस कैलकुलस में थोड़ा सा यूज़ करना चाहते हैं इस चीज़ को, इसलिए हम इसको यहाँ पर डी के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। और हमेशा अगर डेल्टा को डी बनाना है तो आपको टाइम को अप्रोच करना पड़ेगा जीरो की तरफ को, यानी कि बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा, तभी जाके आपकी वो चेंज वाली चीज़ जो होती है वो डी बन जाती है। यहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और यहाँ पर डी का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।